हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज टैक्सेशन में मैं आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं और वो चैप्टर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होता क्या है। इनकम जनरेट करने के 5 हेड्स होते हैं। ये 5 हेड्स आप पहले भी सीख कर आए हो, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले जो इनकम जनरेट करने का सोर्स होता है किसी का भी, वो होता है सैलरी। देन सेकंड, बिजनेस और प्रोफेशन। थर्ड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें हमें रेंट इनकम मिलता है। देन फिफ्थ, कैपिटल गेन। यूं समझो ये आपके सभी के सभी चैप्टर्स हैं। एंड जो लास्ट में आता है वो होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में वो इनकम्स आती हैं जो इन चारों में नहीं आती। जैसे कि फर्स्ट सैलरी है, तो कोई भी जॉब करता होगा तो उसकी इनकम सैलरी होगी। सेकंड, बिजनेस है तो बिजनेस करता होगा, या प्रोफेशन में होगा, कोई डॉक्टर होगा, टीचर होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। हो सकता है किसी को रेंटल इनकम हो, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है। कैपिटल गेन, ये भी हमने सीखा है कि हमारे एसेट्स के वैल्यूज़ बढ़ जाते हैं, या हमने कोई फ्लैट लिया, ज़मीन ली, बंगलो लिया और उसे 5-10 साल बाद बेचा तो ज़्यादा पैसे मिले। इन चारों में जो नहीं आता वो आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। आप देखो, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फैमिली मेंबर, रिलेटिव्स, पड़ोसी, जो भी इनकम जनरेट करते होंगे ना, वो इन चारों में आ जाती होगी। बट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में क्या आता है? तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता है सबसे पहले इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड का मतलब होता है कि किसी के पास पैसे हैं, उसने वो पैसे बैंक में एफडी कर दी है और बैंक से उसे ब्याज मिल रहा है। इंटरेस्ट रिसीव्ड। देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन चारों में नहीं आता, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये सभी इनकम्स लिख दो, अपनी नोटबुक में हेडिंग दो हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम में ये पांचों लिख दो। ये पांचों मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किए हैं। अब मैं आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में से होने वाली इनकम्स लिखवा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता है इंटरेस्ट रिसीव्ड, यानी ब्याज मिला। अगर पैसे हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हें 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़ बैंक में एफडी कर दिया है और एक अच्छा खासा उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट रिसीव्ड। देन नेक्स्ट इज डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड मिला। किसी कंपनी के शेयर्स लिए हुए थे और उस कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। देन गिफ्ट रिसीव्ड, किसी ने गिफ्ट दिया है, गिफ्ट में मिला हुआ पैसा, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता है। बट गिफ्ट के रूल्स वंस अगेन अलग है। अगर रिलेटिव गिफ्ट दे रहा है तो वो इनकम नहीं होती, अदर सोर्सेस में नहीं आती। सपोज करो मेरा सगा भाई मुझे कोई गिफ्ट दे रहा है तो अदर सोर्सेस में नहीं आएगा। मेरे फादर या मेरे मदर मुझे गिफ्ट दे रहे हैं तो वो नहीं आएगा। मेरा बेटा मुझे गिफ्ट दे रहा है तो वो अदर सोर्सेस में नहीं आएगा। इसका मतलब है जो रिलेटिव्स गिफ्ट देते हैं वो अदर सोर्सेस में नहीं आता। बट रिलेटिव्स की भी डेफिनेशन है, वो एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। रिलेटिव की भी डेफिनेशंस हैं, ठीक है। तो गिफ्ट रिसीव्ड। अब गिफ्ट रिसीव्ड में ऐसा नहीं बोल सकते कि हर एक गिफ्ट इधर आएगी। मेरा फ्रेंड मुझे गिफ्ट दे रहा है तो वो इधर आएगा, लेकिन मेरा सगा भाई, सगी बहन, माँ बाप, बेटा कोई भी गिफ्ट दे रहा है तो वो यहाँ नहीं आएगा। तो गिफ्ट के रूल्स हैं, पार्शियल यहाँ आएगा और पार्शियल यहाँ पर नहीं आएगा। उसके बाद जो इनकम आती है दैट इज कार्ड गेम्स और कसिनो या फिर गैम्बलिंग। कोई भी गैम्बलिंग की, सट्टा किया,
कार्ड गेम्स में से पैसा मिला, पत्ते खेलते हैं ना लोग, वहाँ से। कसिनो गए, किसी भी टाइप का कोई गेम खेला, सपोज करो कोई केबीसी में गया, वहाँ जाकर 5 लाख 25 लाख 50 लाख जीत कर आया, वो भी इनकम अदर सोर्सेस में आती है, उस पर भी टैक्स देना होता है गवर्नमेंट को। सो कार्ड गेम्स, कसिनो, गैम्बलिंग, सट्टा, उन सब से आया हुआ जो पैसा होता है उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। देन नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम, सपोज करो बिजनेस मैं कर रहा हूँ, मेरे पास कोई मशीन है, वो मैंने बेची, सो इनकम फ्रॉम मशीन और फर्नीचर। मैंने कोई फर्नीचर बेचा या मैंने कोई मशीन बेची तो उसमें से होने वाली इनकम अदर सोर्सेस में आएगी। ये जो एसेट्स फर्नीचर्स होते हैं मोस्टली इनमें से इनकम होती नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये डेप्रिशिएट होने वाले एसेट्स हैं। बट फ्यू एसेट्स ऐसे होते हैं जो एप्रिशिएट हो जाते हैं महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, तो वहाँ से भी प्रॉफिट हो जाता है कभी कभार। ठीक है, सो नेक्स्ट इज विनिंग फ्रॉम, कोई भी लॉटरी लग गई, विनिंग फ्रॉम लॉटरी। सपोज करो आपने कोई लॉटरी ली, गुजरात में तो हमारे यहाँ लॉटरीज होती नहीं है, लेकिन अदर स्टेट्स, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर लॉटरीज लीगल बेची जाती है, गुजरात में नहीं बेची जाती। आप कहीं पर भी हो, आपकी कोई लॉटरी लग गई, आपका कोई इनाम लग गया, आप किसी टीवी शो में गए, वहाँ से कुछ इनाम में मिला, दैट इज विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। अब उसमें भी कंडीशंस हैं। टैक्सेशन आपका है ना बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मेरा तो फेवरेट है। अब यहाँ पर क्या होता है कि सपोज करो कि आपने 10th में, 12th में या ग्रेजुएशन में, बीकॉम में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में टॉप किया और वहाँ से आपको एक गोल्ड मेडल मिला और गोल्ड मेडल के साथ एक अमाउंट मिला, चाहे वो 5,000 हो, 25,000 हो या 50,000 हो। ये भी तो आपने इनाम जीता, लेकिन उस पर टैक्स नहीं देना होता है क्योंकि वो गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। सो किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, बोर्ड में टॉप कर रहे हो आप, कहीं से भी कोई इनाम मिला, आपको कोई टैक्स नहीं देना है। कोई क्रिकेटर है, वो इंडिया के लिए खेल रहा है, कोई भी प्लेयर है किसी भी टाइप का, हॉकी हो, क्रिकेट हो, स्विमिंग हो, इंडिया के लिए खेल रहा है, स्टेट के लिए खेल रहा है और वहाँ से उसे कोई इनाम मिल रहा है, 5-5 लाख, 50-50 लाख मिलते हैं इनको, उस पर भी कोई टैक्स देना नहीं होता है। सो वंस अगेन बता दूं, आप ये मत समझ लेना कि हर मिले हुए इनाम पर, हर मिले हुए प्राइज पर टैक्स देना होता है, नहीं, उसके रूल फिर अलग से हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई लॉटरी लगी है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा। सो स्टूडेंट्स, वंस अगेन मैं आपको बता दूं, पहले के जो 4 हेड्स हैं, 4 हेड्स, कौन से? सैलरी, बिजनेस प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी एंड कैपिटल गेन। इन चारों को छोड़कर कोई भी इनकम हो रही है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में कैलकुलेट होगी। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, टीचिंग मेरा काम है, तो मुझे फीस मिलती है और जो फीस मिलती है वो मेरा बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम है, ठीक है। बट मैंने एक मोबाइल लिया, उस मोबाइल को मैंने 5,000 में लिया और 7,000 में बेच दिया। जो 5,000 आए वो मेरे पास बैंक ट्रांसफर से आए, गूगल पे से आए, पेटीएम से आए, और 7,000 जो मिले मुझे वो भी मीन्स दोनों ट्रांजेक्शन्स पेटीएम से हुए। 7,000 आएंगे और 5,000 जाएंगे। अब यहाँ पर मुझे 2,000 का प्रॉफिट हो गया। एट द एंड ऑफ द ईयर में अकाउंट्स में क्या दिखाऊंगा कि मैंने 5,000 में एक मोबाइल लिया, उसके लिए 5,000 रुपीज़ का पेमेंट किया, मैंने 7,000 में वो मोबाइल बेचा और उसका मुझे 7,000 रिसीव्ड हुआ। द डिफरेंस बिटवीन 2 इज 2,000 रुपीज़, दैट इज माई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्यों? क्योंकि मोबाइल बेचना मेरा बिजनेस नहीं है। ये तो ठीक है, एक फ्रेंड को बेचना था, उसे पैसों की ज़रूरत थी, मैंने ले लिया, ठीक है, और वही मैंने दूसरे को बेच दिया, बीच में प्रॉफिट हो गया। सो दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सो पहले 4 हेड में कोई इनकम नहीं आ रही है
तो वो फिफ्थ में काउंट होगी। कहने का मतलब आपको होने वाली हर इनकम पर टैक्स देना होता है, गवर्नमेंट को बतानी होती है, फिर डिपेंड करता है कि वो इनकम अगर एग्जम्पशन की लिस्ट में आती होगी तो उसका टैक्स हटा दिया जाता है। सपोज करते हैं कि आपको गुजरात यूनिवर्सिटी ने 50,000 रुपीज़ दिया क्योंकि आपने पूरी गुजरात यूनिवर्सिटी में बीकॉम में टॉप किया, तो वो जो 50,000 है वो आपकी इनकम से हटा दिए जाएंगे। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज ये जो मैंने लेक्चर लिया है, आज मैंने आपका जो ये लेक्चर लिया है, इसमें मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन कौन सी इनकम्स आती हैं उसका एक मीनिंग क्लियर किया कि क्या होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं सम स्टार्ट करूंगा। आपको मुझे दो बातें बतानी है। मैं आपको ऐसे बोर्ड पर आकर लेक्चर देता हूं, वो आपको बेस्ट लगते हैं, या नोटबुक में जो लेक्चर करवाता हूं वो आपको बेस्ट लगते हैं। आपको इतना कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि क्या होगा कि आने वाले जो लेक्चर्स होंगे या तो मैं बोर्ड पे रिकॉर्ड करूंगा या मैं नोटबुक पे रिकॉर्ड करूंगा। और दूसरा स्टूडेंट्स, टैक्सेशन के लेक्चर्स बनाने वाले टीचर्स बहुत कम होते हैं जो आपको करंट सिलेबस के साथ करंट ईयर के लेक्चर्स बनाकर फ्री में प्रोवाइड करें। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन लेक्चर्स को जितना हो सके मैक्सिमम शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो बेचारे भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। जितना आप ज़्यादा शेयर करोगे उतना मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा लेक्चर्स बनाने का। ऐसा लगता है कि मेरी की हुई मेहनत सफल हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके सम स्टार्ट करवाऊंगा। एंड बिलीव मी, बहुत इजी चैप्टर है। आप यूं समझो इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं, और इसके ज़्यादा लेक्चर्स भी नहीं बनने वाले। लगभग मैं समझता हूँ 2 या 3 लेक्चर्स ही बनेंगे जिसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक तो इंट्रोडक्शन का हो गया और बाकी मैं सम्स करवाऊंगा। ठीक है। सो टोटल 2 या 3 लेक्चर्स ही बनेंगे। अगर इसमें ऐसा हो सकता है, देखो क्या होता है, कभी कभी है ना, मैं एक ये इंट्रोडक्शन का लेक्चर रिकॉर्ड किया और 2 लेक्चर और रिकॉर्ड किए जिसमें मैंने आपको सम्स करवाया। फिर ऐसे में अगर कोई स्टूडेंट क्वेरी भेजता है ना कि सर ये सम है, इसका भी सॉल्यूशन करवा दो, तो मैं सॉल्यूशन करते क्या करता हूँ, उसको रिकॉर्ड ही कर लेता हूँ। फिर वो भी लेक्चर आ जाएगा, तो आपको लगेगा सर ने तो बोला था 3 लेक्चर होंगे, लेकिन ये तो 5 हो गए। तो डोंट वरी, अगर कोई रिक्वेस्ट आई, कोई क्वेरी आई, कोई डाउट आया, तो मैं उसका अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। अभी के लिए आप ये इंट्रोडक्शन नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सम्स करवाऊंगा और इसके कुछ रूल्स भी बताऊंगा। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।